हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम लोग देखेंगे जूलॉजी के अंतर्गत जो है तंत्रिका तंत्र को देखने वाले हैं ना। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में और भी तंत्र को हम लोगों ने देख लिया, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। और आज जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, हम लोग नर्वस सिस्टम देखेंगे, तंत्रिका तंत्र देखेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी खास बात ये है कि भाई तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ब्रेन है, मेरुरज्जु है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका है, तो इन सारी चीज़ों को जो है आज हमने इसी वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो आपको अलग से जो है तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आने वाली चीज़ों को बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें जो है हमने यही इसी वीडियो में, इसी स्लाइड में क्या किए हैं, मेंशन किए हैं। ठीक। तो आज क्या देखने वाले हैं भाई, हम लोग तंत्रिका तंत्र देखने वाले, तंत्रिका तंत्र है ना। तंत्रिका तंत्र देख लीजिए। तंत्रिका तंत्र जो होता है, हमारी बॉडी में तंत्रिका कोशिका पूरी बॉडी में फैली होती है ना। अच्छा, तंत्र क्या होता है? तंत्र को बोलते हैं सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, तंत्र होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है लगी हुई होती है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, तो वो पूरा मिलकर क्या बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है, एक तंत्र बना रहा है। उसी प्रकार जो है नर्वस सिस्टम भी जो है कुछ अंगों से मिलकर क्या बना हुआ है, नर्वस सिस्टम बना हुआ है ना। तो कौन कौन से अंग हैं छोटे छोटे जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, वो हम देखते हैं अभी। चले, तो सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? इसके अंतर्गत संपूर्ण शरीर में महीन धागों के समान, मतलब जो है तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में महीन धागों मतलब छोटे पतले धागों, महीन धागों, पतले पतले धागों के समान तंत्रिकाएं फैली होती है। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेग के रूप में क्या करती है, गति करती है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन है। ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं तो 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है वातावरण में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी जो सूचनाएं हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है। और किस माध्यम से पहुंचाती है? विद्युत आवेग के माध्यम से पहुंचाती है। ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत आवेग क्या है, तो विद्युत आवेग के द्वारा जो है ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, गति करती है, सूचनाओं की गति करती है। मैं अभी और आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए ये देखिए फिर, ये किसका डायग्राम है, तंत्रिका कोशिका का। मैंने यहाँ पे डायग्राम को ऐड किया हूँ। इसमें देखिए कि क्या है, केंद्रक है, ठीक है। ये केंद्रक है, ध्रुमिका, ये इसी को बोलते हैं क्या, डेंड्राइट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, डेंड्राइट बन जाएगा। इसको हटा दीजिए, ये बन जाएगा क्या, डेंड्राइट। अच्छा, ये क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। यदि इसकी बात करते तो ये कोशिका काय है। क्या है, कोशिका काय है। इसी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। इंग्लिश में यदि बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। तंत्रिकाक्ष इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इसको बोलते हैं एक्सॉन, टर्मिनल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम है भैया, ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, ठीक। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। उसके बाद ये आपका अंदर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो क्या है, कोशिका का है, या सेल बॉडी, मतलब उसका आधार। उसकी बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तंत्रिका अक्ष। ये इसी को बोलते हैं क्या, एक्सॉन। इसका काम क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। और ये लास्ट वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल बोलते हैं। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा हो सकते हो ना। चलो, इसकी खास बात क्या होती है, जैसे ये दिख रहा है आपको एक्सॉन, तो इसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ जो भरा होता है वो क्या होता है, Na मतलब सोडियम भरा होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई तंत्रिका कोशिका में न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ क्या होता है, तो वो सोडियम होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कभी अचानक से कुछ घटनाएं घटित हो जाती है, जैसे मान के चलो आप किसी आपके परिचित में किसी व्यक्ति का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर आप जो है आपकी पूरी बॉडी से पसीना निकल जाएगा और सोचने समझने की क्षमता जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो सोचने समझने की क्षमता क्यों नहीं रहती, क्या रीज़न है उसका? आपने कभी देखे हो कि भाई कोई घटना घटित हो जाती है तो आप एक्टिव ही नहीं हो पाते, मतलब कहना चाहिए बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच पाते, एनर्जी भी नहीं बचती। तो उसकी खास बात ये है कि भाई उसकी तंत्रिका कोशिका में से क्या निकल गया है, Na यहाँ से निकल गया, सोडियम निकल गया है, ठीक है।
तो सोडियम जो निकलता है और ये पसीने के द्वारा क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। पसीने में क्या होता है, सोडियम होता है, नमक होता है ना, तो ये जो है अपनी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जिससे जो है यहाँ पर जो है सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। मतलब यहाँ से यदि इधर जाना है सूचना को तो वो नहीं जा पाती, इस वजह से जो है व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता। फिर उसको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज में क्या होता है, नमक होता है और कुछ मात्रा में चीनी होती है। वो नमक और चीनी का ही एक प्रकार से घोल होता है। तो नमक क्या करेगा, नमक यहाँ पर जो है आकर यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। और ये क्या करेगा, चीनी क्या करेगी, चीनी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो क्या करेगी, बॉडी को क्या कर देगी, एनर्जी दे देगी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो है सही तरीके से खड़ा भी हो जाएगा और काम भी करने लगेगा, है ना। तो यदि कोई घटना घटित होती है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, निष्क्रिय हो जाता है, व्यक्ति बैठ जाता है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से जो है ये जो आपको खांचे दिख रहे हैं इसमें से जो है क्या निकल जाता है बाहर, सोडियम बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब सोडियम बाहर निकल जाएगा तो सूचनाएं आदान प्रदान होगी क्या, नहीं हो पाएगी, है ना। तो उसको सोडियम को भरने के लिए जो है बाहर से क्या दिया जाता है, नमक दिया जाता है, और फिर क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे नमक जो है यहाँ पर आके फिट हो जाता है। और ग्लूकोज की यदि बात करें तो वो एनर्जी का काम करता है ना। चलो, तो ये समझ में आया, ये है तंत्रिका कोशिका। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि ये जो है ये डेंड्राइट होते हैं, ये बाल के समान ये ऐसे तंतु में ये जो आकृति दिख रही है ये क्या होते हैं, डेंड्राइट होते हैं। इनका जो मुख्य काम होता है ये सूचनाओं को पकड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सूचनाओं को पकड़ने का काम, है ना। यदि आपसे पूछे कि तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं को पकड़ने का काम किसका होता है, तो किसका होता है, हिंदी में दूमिका, और इंग्लिश की यदि बात करें तो डेंड्राइट। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चलो, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका तो कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल की यदि बात करें तो वो कौन सी सेल होती है, नर्वस सेल होती है। कौन सी सेल होती है भाई, नर्वस सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, याद रखना, ठीक है। अभी और मैं बता रहा हूँ आगे, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल जो होती है तंत्रिका सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की 3-4 चीजें हैं इसमें, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो वो क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ठीक है। क्या होती है, अंडाणु, या इसी ये जो होते हैं अंडाणु वो किस में होते हैं, महिला में होते हैं, ठीक है। ओवम जिसको बोलते हैं, ओवम। और यदि शुक्राणु की बात करते हैं तो शुक्राणु जो होते हैं वो पुरुष में होते हैं, उनको स्पर्म बोला जाता है ना। तो देखो, पहला मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल तंत्रिका सेल। और यदि बात करते हैं सबसे बड़ी सेल, ठीक है, तो बड़ी सेल क्या, अंडाणु। ये अंडाणु किसमें होते हैं, महिला में। आगे बात करते हैं मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की यदि बात करते हैं तो वो क्या है, शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु, या इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्म, ठीक है। तो ये किस में होंगे, ये जो होते हैं ये पुरुष में होते हैं, शुक्राणु जो है वो पुरुष में होते हैं। तो कितनी चीज़ें आ गई भाई यहाँ पर, 3 चीज़ें, है ना। मानव शरीर के बारे में ही आगे 3 चीज़ें, लंबी पूछे तो तंत्रिका कोशिका, बड़ी पूछे तो अंडाणु, और छोटी पूछे तो क्या, शुक्राणु। और यहीं पर यदि आपसे पूछे कि विश्व की, ठीक है, पूरे संसार की सबसे बड़ी सेल की यदि बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये याद रखना, कौन सा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इस तंत्रिका कोशिका की खास बात क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपने डायग्राम देख लिए, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की एक खास बात भैया ये है कि इसमें क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, या सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल बोल दो या सेंट्रोसोम बोल दो, बात एक ही है ना।
तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना सेल में जो है, सेल में सेल डिवीजन करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है, सेंट्रोसोम का होता है। जब सेंट्रोसोम ही नहीं होगा तो सेल जो है डिवीजन कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी, मतलब विभाजन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो याद रखना नर्वस सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो नर्वस सेल में सेंट्रोसोम जब नहीं पाया जाता तो याद रखना इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना यकृत की कोशिका, जो लीवर होता है, लीवर की जो सेल होती है यकृत की कोशिका, यकृत की कोशिका में सबसे अधिक सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक पूछे तो यकृत की कोशिका में पाया जाता है, और सबसे कम की यदि बात करें तो किसमें, तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि भाई, अच्छा दूसरी खास बात ये है कि भाई मस्तिष्क का, इसका मस्तिष्क का 90% भाग जो है, मस्तिष्क का 90% भाग जो है वो किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और इन तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो सेल डिवीजन करने की क्षमता नहीं होगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जब जन्म हुआ था, जन्म के समय जितनी नर्वस सेल थी या तंत्रिका सेल थी, तंत्रिका कोशिकाएं थी, मरते समय तक उतनी ही रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 साल की उम्र तक थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है, उसके बाद ये डेवलप नहीं होती है। कौन सी, तंत्रिका कोशिका, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, इनमें क्या विभाजन करने की क्षमता नहीं। जैसे आपको पता है कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो हमेशा क्या बोलती है कि भाई हेलमेट लगा के चले, है ना। तो हेलमेट क्यों लगाते हैं अपन, कोई दूसरे अंगों में भी लगा सकते हैं, पैर में भी कुछ लगा सकते हैं, हाथों में भी लगा सकते हैं। तो हेलमेट लगाने का रीज़न ये है कि भाई मस्तिष्क का 90% भाग जो है वो किसका, तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। और यदि इस तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है, या डैमेज हो जाती है तंत्रिका कोशिका, तो वो याद रखना वो कभी नहीं सुधरेगी, ठीक है, कभी नहीं सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो रीज़न यही है हेलमेट लगाने का कि मस्तिष्क का 90% भाग जो है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है, और 10% भाग की यदि बात करते हैं तो वो किसका बना होता है, गीनियल सेल का बना होता है। वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर में यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे जल्दी रिकवर होने वाला पार्ट्स कौन सा है, तो आप बताना लीवर। और यदि सबसे लेट रिकवर यदि बात करें तो सबसे लेट रिकवर होता है कौन सा, ब्रेन। रिकवर ही नहीं होता, कोई चांसेस ही नहीं होते, मगर आप ये बोल सकते हो कि सबसे लेट रिकवर होने वाला जो पार्ट है कौन सा है, ब्रेन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोशिका का मुख्य काम सोचने और समझने का होता है। ये तो आपको भी पता है कि इस कोशिका, इस सेल का जो काम होता है वो क्या होता है। जैसे बहुत सारी सेल्स है, WBC है, RBC है ना, प्लेटलेट्स है, इनका काम अलग होता है, ठीक है, और इसका काम अलग होता है। इसका काम जो है सोचने और समझने से संबंधित रहेगा, ये याद रखना। ब्रेन का 90% पार्ट जो होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है, ये याद रखना, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग जो है नर्वस सेल का बना होता है या तंत्रिका सेल का बना होता है, तो याद रखना कितना, 90%, ठीक है। 10% जो भाग बना होता है भैया, एक सेल होती है जिसको बोलते हैं कि गीनियल सेल। कौन सी सेल भैया, गीनियल सेल। तो यदि आपको सामने वाले किसी ने पूछ लिया कि भाई तुमने तो अभी बताया कि भाई 90% भाग जो है वो 90% भाग किसका बन रहा है, तंत्रिका कोशिका का बन रहा है, फिर तुम ये भी बोल रहे हो कि भाई इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती, तो ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता होता ना, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो भाई ट्यूमर क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या होता है, कैंसर होता है। उसमें भी खास बात ये है कि WBC की ज़्यादा उसमें वृद्धि होती है। और यदि यहाँ की बात करते हैं तो इसमें जो है केवल गीनियल सेल में वो होता है, सेल विभाजन होता है, ठीक, इसमें नहीं होता, इसमें कुछ भी सेल विभाजन नहीं होता। ब्रेन में जो ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, वो गीनियल सेल के विभाजन करने के कारण होता है। और ये गीनियल सेल कितने % पाई जाएगी, सिर्फ 10% पाई जाएगी, इतना याद, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, तंत्रिका कोशिका भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो है भ्रूण के किससे बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। इस पे नहीं जाना है क्या है एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म सिर्फ इतना समझ लो कि जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, मतलब जब बच्चा बेबी बड़ा होता है माँ के पेट में, तो उसी को बोलते हैं क्या, भ्रूण। तो भ्रूण जो होता है, ये एक्टोडर्म जो होता है उसकी बाहरी परत को बोलते हैं क्या, एक्टोडर्म, ठीक है।
तो तंत्रिका कोशिका का जो निर्माण होता है भाई कहाँ से होता है, भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। और उस समय जितनी निर्माण होगी आप बोलोगे कि अभी मेरी एज की यदि बात करते हैं तो मेरी एज में तंत्रिका सेल फिर से नहीं बनेगी, दूसरी सेल बन जाएगी, मगर तंत्रिका सेल जितनी है उतनी ही रहेगी, है ना। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, ये फैक्ट भी हम लोगों ने देख लिया भ्रूण के एक्टोडर्म। आगे देखते हैं तंत्रिका कोशिका की लंबाई को साइनप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनप्स कहते हैं ना। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई को क्या कहते हैं, तो साइनप्स कहते हैं ना। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3। अच्छा, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये इतनी डिटेल में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारी बुक्स का मेंशन किया हूँ मैंने, बहुत अच्छे और मेरा खुद का तजुर्बा रहा है ना 3 से 4 सालों का। तो इसमें जो है मतलब कहना चाहिए मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ, और जो चीज़ें आ रही है एग्जाम में, जो पूछा जा रहा है वही मैं बता रहा हूँ। इसमें अननेसेसरी चीज़ आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। चलो, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है भैया, एक बीमी, एक ध्रुवी, ठीक है। एक ध्रुवी को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिपोलर बोलेंगे। द्विध्रुवी, बाइपोलर, और बहुध्रुवी या मल्टीपोलर उसको बोलेंगे, ठीक है। एक ध्रुवी की यदि बात करें तो एक ध्रुवी में कुछ नहीं होता, ऐसी नॉर्मल डंडी होती है तो ये एक ध्रुवी बन जाएगी, ठीक है। एक ध्रुवी तंत्रिका तंत्र इस टाइप में बनेगी, ठीक है। हाँ, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेगी। जैसे ये मान के चलूँ कि ये तंत्रिका तंत्र है आपका, ये तंत्रिका कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका में कितनी सारी चीज़ें, ये तंत्रिकांश है, इधर एक्सॉन टर्मिनल है, इधर की बात करते हैं तो ये क्या है, डेंड्रॉइड है। तो इसमें डेंड्रॉइड डेवलप नहीं होते हैं ना एक ध्रुवी में। वहीं पर बात करते हैं हम लोग द्विध्रुवी की। द्विध्रुवी, तो द्विध्रुवी जो होती है वो कैसी होती है, ये देखिए, ये इस टाइप में है ना। अच्छा, ये वाली जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक, एक ध्रुवी जो है वो कुछ इस टाइप में बनेगी, इस टाइप में, ये एक ध्रुवी, ठीक है। हाँ, द्विध्रुवी की बात करते हैं तो द्विध्रुवी जो बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। इस टाइप में थोड़ा ऐसे ही बनेगी द्विध्रुवी, है ना, ज़्यादा ये डेवलप नहीं रहेगी। और वहीं पर यदि बात करते हैं बहुध्रुवी तंत्रिका तंत्र की या मल्टीपोलर की, तो मल्टीपोलर जो नर्वस सेल रहेगी वो कैसे रहेगी, तो वो देखिए, वो जो है पूरी डेवलप रहेगी। पूरी डेवलप मतलब जैसे मैंने तंत्रिका कोशिका दिखाया वैसे ही डेवलप रहेगी। ये इस टाइप में जो है मतलब कहना चाहिए पूरी डेवलप रहेंगे। और इससे क्या निकले रहेंगे, इससे डेंड्राइट भी निकले रहेंगे, डेंड्राइट, डेंड्राइट या ध्रुमिका, ठीक है। मतलब सारे अंग जो है इसमें डेवलप रहेंगे बहुध्रुवी में, इसमें कुछ अंग डेवलप रहेंगे। और यदि एक ध्रुवी की बात करते हैं तो वो कुछ मात्रा में डेवलप रहेगी। तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, एक ध्रुवी, ठीक है, द्विध्रुवी और बहुध्रुवी, ठीक। चलो फिर आगे बात करते हैं हम लोग, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भैया, तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं ना। तो मैंने इसके लिए आपको बताया कि भाई तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा बेस जान ले। इस वजह से जो है मैंने आपको नर्वस सेल के बारे में बताया, तंत्रिका सेल के बारे में बताया ना। तो तंत्रिका सेल के बारे में आपने देखे कि इसकी क्या क्या मतलब क्या क्या विशेषता है, डायग्राम कैसा होता है इसमें, इसकी जो है एक्सॉन क्या है, एक्सॉन टर्मिनल क्या है, डेंड्रॉइड क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है ना। चलो, तो तंत्रिका कोशिका का काम इन सारी चीज़ों में पड़ेगा इधर ब्रेन में, मेरुरज्जु में, इधर ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सब में पड़ेगा। इसके लिए जो है मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि भाई ये क्या होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आपने सुने तो होंगे कि भाई तंत्रिका तंत्र जो है वो कोई तंत्र होता है, मगर कैसा होता है, इसके कितने भाग होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूँ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की यदि बात करते हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है वो ब्रेन आ जाता है, ब्रेन और मेरुरज्जु आ जाता है, ठीक। कौन कौन आ जाएगा, ब्रेन और मेरुरज्जु। परिधि तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो परिधि तंत्रिका तंत्र जैसे वृत्त की परिधि होती है, आयत का परिमाप होता है, तो उसी प्रकार मतलब ये बाहर का एरिया होता है। बाहर का एरिया मतलब बॉडी के बाहर का एरिया, जैसे हाथ है, पैर है, तो इसमें जो है इसमें कौन सी तंत्रिका तंत्र काम करेगा, परिधि तंत्रिका तंत्र काम करेगा, ठीक है।
वहीं पर बात करते हैं हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ये वाले पार्ट्स में होता है, ये वक्ष हुआ पसली हुआ, ठीक है। तो ये वाले एरिया में कौन सा तंत्र काम करेगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करेगा। पूरी बॉडी की यदि बात करते हैं तो पूरी बॉडी में परिधि तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये वाला पार्ट आ जाएगा, मेरु रज्जु और क्या आ जाएगा? ब्रेन आ जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, ये इतना याद रखना, ठीक है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा? मस्तिष्क ब्रेन, और दूसरा कौन सा? मेरुरज्जु या स्पाइनल कोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में देख लेते हैं और फिर मेरुरज्जु के बारे में देखेंगे, ठीक है। मस्तिष्क की यदि बात करते हो, मस्तिष्क के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। कितने भाग है? 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क की यदि बात करते हैं तो इसमें एक भाग होता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम या इसी को बोलते हैं क्या? प्रमस्तिष्क। ये 66% भाग होता है कुल ब्रेन का, है ना। थैलमस, हाइपोथैलमस, ठीक है, ये किसके? अग्र मस्तिष्क के भाग है। मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं तो कार्पोरा क्वार्टिजेमिना, सेरिब्रल पेंटिकल, और पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और मेरुरज्जु, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो भाई कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। सिंपल से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भाई अग्र मस्तिष्क जो है, सेरिब्रम जो है, वो किस मस्तिष्क का भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। थैलमस किस मस्तिष्क का भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलमस जो है किस मस्तिष्क का भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। उसी प्रकार मध्य मस्तिष्क के भाग देखिए। मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत जो है कार्पोरा क्वार्टिजेमिना आता है और सेरिब्रल पेंडिकल आता है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और मेरुरज्जु, ये किसके भाग है? पश्चिम मस्तिष्क के भाग है ना। अच्छा, ये देखो सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम, ये तीनों चीजें जो है अलग अलग है, ये याद रखना, ठीक है। तीनों चीजें क्या है? अलग अलग है और तीनों के काम अलग अलग है, ठीक। इसके कितने भाग? 2 भाग, कार्पोरा क्वार्टिजेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल, पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग और अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। इनका पर्टिकुलर अपना अपना एक काम होता है भैया, सबका अपना अपना काम है। और अब काम क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये देख लीजिए, ये क्या है? ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। सेरिब्रम की यदि बात करते हैं तो ये वाला पार्ट से जो है वो क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है और हाइपोथैलेमस क्या है? एक ग्रंथि भी है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, है ना। चलो ब्रेन स्टेम की बात करते हो। स्टेम मतलब आधार होता है, तना होता है, ये जिसपे ब्रेन जो है वो खड़ा होता है, ठीक है। सेरिबेलम की बात करते हैं तो सेरिबेलम जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। मिड ब्रेन की यदि बात करें तो मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क की बात हो रही है। थैलमस, थैलमस जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, थैलमस और हाइपोथैलमस, ठीक। हाँ चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो ये पीयूष ग्रंथि ये वाले हिस्से में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो अब देखते हैं ब्रेन के बारे में कुछ। मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। कितना होता है भैया? 1400 ग्राम होता है, ये याद रखना, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो है जैसे लीवर है ना, और क्या है? किडनी है, ठीक। तो लीवर, किडनी और इसका मस्तिष्क का वजन पूछा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो फिलहाल की यदि बात करते हैं तो मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है ना। फिर बात करते हैं मस्तिष्क जिस झिल्ली में बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस झिल्ली। यदि आपसे पूछा जाए कि जो है मस्तिष्क जो है वो किस झिल्ली में बंद होता है तो क्या बताओगे? मेनिंजाइटिस झिल्ली में क्या होता है? बंद होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये भी 3 प्रकार की लेयर से बनी होती है, मैं अभी बताऊंगा आपको मेनिंजाइटिस झिल्ली, है ना। ब्रेन में लगभग 100 बिलियन, ठीक है, क्या 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाई जाती है, जिसमें से कितने? 15 बिलियन सक्रिय होती है। ये क्या होता है? बिलियन। देखो तीन चीजें मैं बता दे रहा हूँ।
मिलियन बिलियन ट्रिलियन, क्या मिलियन बिलियन और क्या ट्रिलियन, ये इतना याद रख लेना। ट्रिलियन जो बड़ी संख्या होती है उसको ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मिलियन मतलब 10 की घात 6 और बिलियन मतलब 10 की घात 9 और ट्रिलियन मतलब 10 की घात 12। ठीक है, मतलब एक जीरो के साथ 12 जीरो नहीं लगेंगे। ठीक है, एक के साथ ही जीरो लगेंगे 12 जीरो, एक के साथ 9 जीरो, एक के साथ 6 जीरो। ठीक है, तो 100 बिलियन, 100 बिलियन की यदि बात करते हैं 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, कहाँ पर, ब्रेन में। ठीक है, जिसमें से जो है भाई 15 बिलियन जो है वो क्या है, सक्रिय है। यदि 85 बिलियन यदि सक्रिय होगी तो ये मान के चलो कि पूरे बहुत ही व्यक्ति जो है वो भगवान के समान बन जाएगा ना, भगवान के समान बन जाएगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा, है ना। चलो फिर बात करते हैं ये न्यूरॉन जो है, मैंने अभी भी बताया था पहले कि न्यूरॉन जो होती है वो जीरो से लेकर, जब बेबी छोटा होता है, जीरो से लेकर 5 साल के बीच में क्या होती है, सक्रिय होती है। ठीक है, सक्रिय होती है मतलब वो टाइम में बन गई तो बन गई, मतलब 0 से 5 साल के बीच में बन गई तो बन गई, नहीं तो फिर मतलब बड़े हो जाओगे, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, 5 साल से उम्र ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो न्यूरॉन सक्रिय नहीं होती, डेवलप नहीं होती। ठीक है, चलो इसके लिए बोलते कि भाई जो 5 साल का जो बच्चा होता है उनको आप जैसे संस्कार दोगे वैसे ही वो सीख जाएगा, है ना। नहीं तो पता चले कि आपने संस्कार ही बचपन में गलत दिए हो तो वो आगे चल के बहुत दिक्कत करेगा। इसके लिए संस्कार ऐसे दो, मतलब छोटी उम्र में आप जैसा डाल दोगे बच्चों को वो वैसे ही डल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, न्यूरॉन सेल जो होती है वो 0 से लेकर 5 साल की उम्र में एक्टिव होती है। ठीक है, और ये न्यूरॉन सेल का काम जो होता है वो पूरा ब्रेन से होता है। जैसी चीज़ें आप इसमें डालोगे, है ना, इनपुट करोगे वैसे ही आउटपुट आपको मिलेगा ब्रेन से, है ना। चलो आगे देखते हैं मेनिंजस झिल्ली, क्या मेनिंजाइटिस की ही बात करते हैं हम लोग। मेनिंजाइटिस झिल्ली बोलते हैं उसको, या मेनिंजस झिल्ली बोलते हैं ना। मेनिंजस झिल्ली 3 परत से बनी होती है। ठीक है, सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ड्यूरामेटर। बीच वाली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, एरेक्नाइड बोलते हैं। और बाहरी आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, सबसे अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, पायामेटर। सबसे पहले देखो क्या आते हैं, त्वचा आएगी। ठीक है, फिर कौन सी, क्रेनियम क्रेनियम हड्डी आएगी। कौन सी हड्डी, क्रेनियम हड्डी। तो ये क्रेनियम हड्डी जो होती है वो याद रखना 8 हड्डियों का समूह होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या, त्वचा, फिर क्रेनियम हड्डी जो 8 हड्डियों का समूह होती है। उसके बाद जो है मेनिंजस झिल्ली आएगी। इस झिल्ली में भी 3 परत रहेगी। कितनी परत, 3 परत। बाहरी परत को क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर, बीच वाली को एरेक्नाइड, और आंतरिक को जो सबसे अंदर रहेगी उसको क्या बोलेंगे, पायामेटर बोलेंगे, है ना। चलो फिर बात करते हैं हम लोग। अच्छा, यदि मस्तिष्क में कुछ लग जाए, थोड़ा सा कुछ लग जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर फिर भी यदि वो हड्डी को पार करके जाए, कौन सी, क्रेनियम हड्डी को पार करके जाए, तो पहले इसमें यदि इस झिल्ली को यदि टच करेगा तो एक रोग हो जाता है। उस रोग को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। कौन सा रोग, मेनिंजाइटिस रोग। तो याद रखना मेनिंजाइटिस रोग जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर ज़्यादा ही जम के यदि अंदर मान के चलो कुछ गिट्टी वगैरह जो कंकड़ पत्थर है वो अंदर ब्रेन के अंदर ज़्यादा ही जम के चला जाता है तो फिर दिक्कत होती है ना, क्योंकि इसमें वो परत जो है वो डैमेज हो जाती है, मस्तिष्क तक पहुंच जाती चीज़, है ना। चलो आगे बात करते हैं EEG। ठीक है, EEG को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, EEG को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, हृदय से संबंधित है। उसी प्रकार ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन से संबंधित है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये एक प्रकार की क्या होती है, जांच होती है। किसकी जांच होती है, मस्तिष्क की जांच होती है। और इसमें क्या पता लगाया जाता है, इसमें नर्वस सेल का पता लगाया जाता है कि कितनी करंट छोड़ रही है, कितनी मतलब सक्रिय है, एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता अंकित की जाती है। याद रखना कि जो है कौन सा व्यक्ति जो है कितना तेज है, आप इसमें पता कर सकते हो EEG में, ये चेकअप करवा के। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम नामक हड्डी में बंद होता है। ठीक है, और ये जो हड्डी होती है ये 8 हड्डियों का समूह होती है, मैंने आपको अभी बता दिया। आगे बात करते हैं मेनिंजस झिल्ली में खराबी आने के कारण मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सेरिब्रम की। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब आगे क्या आपका सेरिब्रम। सबसे पहले हम लोगों ने मस्तिष्क के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग, ये सेरिब्रम। एक पहला भाग की यदि बात करते हैं सेरिब्रम, है ना।
चलो, यहाँ अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, ये तो मैंने बता दिया हूँ। आगे बात करते हैं, यहाँ मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है, तो वो सेरिब्रम है। कौन सा है भाई? सेरिब्रम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूरॉन सेल जो है वो यहाँ यहीं पर एक्टिव होती है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं, यहाँ मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, ये भी खास बात है। अगला बात करते हैं, मस्तिष्क का 66% भाग सेरिब्रम बनाता है। कौन बनाता है? मस्तिष्क का 66%, 66 से 70% भाग जो है वो सेरिब्रम बनाता है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा होता है सामने वाले भाग में ना। सेरिब्रम में सबसे ज्यादा विकसित न्यूरॉन पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल पाई जाती है, मैंने अभी बताया आपको। आगे बात करते हैं, ये कुल मस्तिष्क का 2/3 मतलब 2/3% का 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% जो है वो आ जाएगा। तो इसको गुना करोगे तो लगभग ये मान के चलो कि 66 या 70% तक जो है, 66-70% भाग जो है मस्तिष्क का कौन सी सेल बनाएगी? ये न्यूरॉन सेल बनाएगी। ठीक, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अग्र मस्तिष्क में पीनियल व पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल व पीयूष ग्रंथि होती है। कौन से मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में, याद रखना। पीनियल ग्रंथि जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। अब क्या बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? ये यहाँ पर, ठीक है। जैसे शंकर भगवान की तीसरी आंख थी ना, तो उसी प्रकार अपनी जो तीसरी आंख है वो कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ये जो पीनियल ग्रंथि है ना भाई, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे आपको पता है कि 8 बज गया तो आपका नाश्ता करने का टाइम, 10 बज गया, 11 बज गया तो आपका खाना खाने का टाइम, शाम को रात में 9, साढ़े 9, 10 बज गया तो आपका सोने का टाइम। मतलब ये सब बताती कि ये टाइम आपको करना है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पीनियल ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते भैया। कौन सा? सेरोटोनिन हार्मोन और मेलाटोनिन हार्मोन। कौन से हार्मोन? सेरोटोनिन हार्मोन और मेलाटोनिन हार्मोन। तो याद रखना, सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है ना, वो जो होता है कहाँ से निकलेगा? पीनियल ग्रंथि से। सेरोटोनिन हार्मोन नींद लाने में सहायक होता है, और मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो त्वचा का रंग काला करता है, ठीक है। जैसे आप रात में सो जाते हो तो आपकी त्वचा जो है थोड़ी सी काली हो जाती है, ठीक है। तो काली को क्यों होगी? क्योंकि इससे जो है 2 हार्मोन निकलेंगे। कौन से? मेलाटोनिन, ठीक है। कौन सा? मेलाटोनिन और एक कौन सा? सेरोटोनिन, ठीक है। तो ये मेलाटोनिन का जो काम है, ये क्या करेगा? त्वचा का रंग क्या करेगा भाई? काला करेगा। क्या करेगा? काला करेगा। सेरोटोनिन की बात करते तो ये नींद लाने में सहायक होगा। क्या होगा? नींद लाने में सहायक। ठीक है। 2 हार्मोन निकलेंगे कहाँ से? पीनियल ग्रंथि से, मेलाटोनिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करेगा? त्वचा का रंग काला करेगा, ठीक है। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करेगा? नींद लाने में सहायक होगा। मगर ये सेरोटोनिन हार्मोन, एक खास बात इसकी ये है कि भाई जब तक लाइट जल रहा है या उजाला आ रहा है, तो याद रखना ये सेरोटोनिन हार्मोन नहीं निकलता, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपको नींद कब आती है? जब आप लाइट बंद कर देते हो, ठीक है, रूम का लाइट बंद कर देते हो तो आपको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन निकलते जाता है, ठीक। उजाले में नहीं निकलेगा ये सेरोटोनिन हार्मोन। जैसे लाइट बंद करोगे तो हार्मोन निकलेगा और फिर आपको नींद आ जाएगी, है ना। चलो, ये भी हो गया। अगला बात करते हैं कार्य सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना। अच्छा, किसके कार्य देख रहे हैं अपन? सेरिब्रम के कार्य देख रहे हैं, मतलब अग्र मस्तिष्क के भाग सेरिब्रम के कार्य देख रहे हैं। इसका जो कार्य होता है भाई, सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछा जाएगा सोचने समझने का जो काम है वो मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा होता है? तो सेरिब्रम, ठीक है। तर्क करना, ठीक है, योजना बनाना, ये भी किसका काम होता है? सेरिब्रम का काम होता है, ठीक है। चलो, फिर आ जाओ दूसरा भाग कौन सा? थैलमस। थैलमस की यदि बात करते हैं, यह अग्र मस्तिष्क का ही एक अंग होता है जो ठंडा गर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। इसी शब्द को वो एग्जाम में पूछता है कि भाई मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो ठंडा गर्म को पहचानने का काम करता है? तो कौन सा भाग है? थैलमस भाग है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ठंडा गर्म को पहचानना है। जैसे मान के चलो गर्म पानी है तो वो बताएगा कि भाई ये गर्म पानी है, मस्तिष्क को बताएगा, सूचना भेजेगा ये क्या है? गर्म पानी है। ठंडा है तो बताएगा कि ठंडा पानी है, ठीक है। वही बात करते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये भी जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है। यहाँ भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप नियंत्रण का क्या होता है? केंद्र होता है, याद रखना, ठीक है। कौन से शब्द है? भूख, प्यास, घृणा, प्यार,
ताप नियंत्रण का क्या होता है, केंद्र होता है। इसमें से जो ये है, ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों में से किसी भी एक शब्द को उठा के दे देगा वो एग्जाम में, है ना, कि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, ये काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। ठीक है, इसमें खास बात ये है, ये दो चीजें, ठीक है, दो चीजें मतलब दुश्मनी और प्यार। ठीक है, यदि आपको किसी से प्यार हो गया तो इसका संबंध जो होता है वो किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरा जिगर का टुकड़ा, जिगर किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, यकृत को बोलते हैं। ठीक है, तो काम इससे हो रहा है, सारा काम इससे हो रहा है, मगर बदनाम कौन हो जाता है, जिगर हो जाता है, लीवर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, प्यार करना का जो है, प्यार का संबंध किससे होता है, प्यार का संबंध होता है हाइपोथैलेमस से। मस्तिष्क का एक भाग होता है कौन सा, हाइपोथैलेमस। तो याद रखना, प्यार का जो संबंध होता है, यदि आपको मान के चलो किसी से प्यार हो गया, ठीक है, या आप किसी को लाइक कर रहे हैं, ठीक, तो उसका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, हाइपोथैलेमस से हो जाएगा। उस टाइम में जो है आपको प्यार हो जाता है तो आप कुछ भी आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई आपका जो है हाइपोथैलेमस, सोचने समझने की क्षमता तो होती है, मगर आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। क्यों नहीं लगती भूख प्यास, क्योंकि आपको प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो आपका हाइपोथैलेमस प्रभावित हो जाता है। ठीक है, जब हाइपोथैलेमस प्रभावित हो जाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। ठीक है, वही बात करते हैं घृणा की। घृणा मतलब दुश्मनी। ठीक, तो यदि आपको किसी से दुश्मनी है तो उसका भी संबंध जो है वो किससे है, हाइपोथैलेमस से है। ठीक है, तो याद रखो, दुश्मनी और प्यार, इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है ना। चलो, ये जो है जैन लोगों में बहुत कम प्रभावित होता है। ठीक है, जैन लोगों में बहुत कम प्रभावित होता है, मतलब जैसे आपको पता है कि जैन लोग जो है वो प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है एक पदार्थ होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन पदार्थ, अच्छा सा नाम है उसका। प्याज और लहसुन में एक पदार्थ होता है, वो उसकी जो मात्रा होती है वो लोग खाते हैं, तो वो जो है मतलब कहना चाहिए उनका जो हाइपोथैलेमस है वो इतना एक्टिव नहीं होता। ठीक है, एक्टिव नहीं होता तो उसमें जो है ये चीज़ें नहीं आती, मतलब कहना चाहिए प्यार जैसी चीज़ें जो है वो ये चीज़ें नहीं आती, मतलब कहना चाहिए जैन लोगों में हाइपोथैलेमस ये मान के चलो कि बहुत कम एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि उसमें जो है वो प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हो। प्याज और लहसुन का सेवन ना करने के कारण जो है उनका हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होता। उसमें एक पदार्थ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, मैं बता दूंगा आपको ना। चलो, दूसरी खास बात ये है कि लड़कों में ज़्यादा एक्टिव होता है भाई ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, लड़की को देखे नहीं कि बिल्कुल देखना चालू हो जाते हैं ना, तो उसका रीज़न ये है कि लड़कों में जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है हाइपोथैलेमस लड़कियों की अपेक्षा। ठीक, चलो वहीं पर अगला बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क लग जाएगा आपका यहाँ से। मध्य मस्तिष्क में क्या आ जाएगा, कार्पोरा क्वार्टिजेमिना। तो इसका जो काम होता है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का होता है। क्या होता है, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का काम किसका होता है, कार्पोरा क्वार्टिजेमिना। ठीक, चलो वही बात करते हैं सेरिब्रल पेंटिकल की। तो सेरिब्रल पेंटिकल मध्य मस्तिष्क का भाग है, या मस्तिष्क के भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। ठीक है, किसका, सेरिब्रल पेंटिकल क्या करता है, यहाँ मस्तिष्क के भागों को किससे जोड़ता है, यहाँ मस्तिष्क के भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है, ये याद रखना। चलो फिर बात करते हैं मस्तिष्क के भाग, मतलब मस्तिष्क के जितने भी भाग है उसको मेरुरज्जु, मेरुरज्जु मतलब ये मस्तिष्क का पिछला वाला भाग, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें रेशे के समान, फाइबर के समान तंत्रिकाएं फैली होती है लंबी लंबी, उसी को बोलते हैं क्या, मेरुरज्जु। ये द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है उसको ना, अभी देखते हैं हम लोग आगे। चलो सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम कहाँ है, पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम में पहुंच गया। अग्र मस्तिष्क में क्या, सेरिब्रम। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रल, और यदि पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं सेरिब्रल। ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, याद रखना। दूसरी बात, इसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, यहाँ ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक पेशियों के संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना और शिथिलन मतलब फैलना, ठीक है, तो संकुचन पर नियंत्रण करता है, तो कौन सा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम। ठीक, तो पेशियां भी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली कौन सी, ऐच्छिक, ऐच्छिक। दूसरी कौन सी भाई, अनैच्छिक, अनैच्छिक। और तीसरी कौन सी, हृदय। ठीक है, सब बताऊंगा मैं आपको इनके बारे में।
पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, मसल्स 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय। ठीक है, ऐच्छिक पेशियां वे पेशियां होती है जिसको आप अपने इच्छा के अनुसार आप उसको उनको मूवमेंट कर सकते हो। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये कौन सी पेशियों के द्वारा काम हो रहा है? अपने ऐच्छिक पेशियों के द्वारा। ठीक है, और अनैच्छिक की बात करते हैं तो अनैच्छिक, अच्छा ये जो ऐच्छिक पेशियां होती है ना भाई, ये काम करते करते थक जाती है, तो इनको आराम की आवश्यकता होती है। इनमें जो होता है लैक्टिक एसिड जो है, मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इस वजह से इनको जो है मतलब ऐच्छिक पेशियों को क्या आराम करने की आवश्यकता होती है। अनैच्छिक पेशी की यदि बात करते हैं तो अनैच्छिक पेशी भाई जैसे जो गुहा होती है, गुहा मतलब एक थैली होती है जिसमें कोई चीज़ अपन रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अमाशय है, छोटी हाथ है, तो ये एक प्रकार से गुहा ही आप बोल सकते हो। तो इनके जो आंतरिक स्तर है इनमें पाई जाती है अनैच्छिक पेशी। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशी कहाँ? जैसे हाथ है, पैर है, मुंह है, इसमें ऐच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशी कहाँ? जैसे अमाशय स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर कौन सी? अनैच्छिक। ठीक है, और हृदय पेशी की यदि बात करते हो, हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है ना। हृदय पेशी की खास बात यह है कि जीवन पर्यंत काम करते रहती है, कभी थकती नहीं है, और जिस दिन थक गई उस दिन अपन भी थक जाएंगे, है ना। चलो आगे बात करते हैं। संकुचन मतलब चीज़ों को एक जगह करना, और शिथिलन मतलब फैलना। ठीक है, कान के आंतरिक भागों से संवेदनाएं ग्रहण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है ये किस मस्तिष्क का भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लिगेटा। यहाँ मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कार्य ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन तथा श्वसन का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, ये याद रखना तो रख लेना, बाकी इससे जो है ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है, कौन सा? उल्टी वाला। उल्टी का नियमन केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि उल्टी का नियमन केंद्र कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा कहाँ पर होता है? पश्च मस्तिष्क में सबसे निचला भाग होता है और सबसे पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, चलो फिर वहां पर एक भाग और बचा पश्च मस्तिष्क में, क्या? मेरुरज्जु, या इसी को बोलते हैं क्या? स्पाइनल कोर्ड। स्पाइनल कोर्ड अलग होता है, मेरुरज्जु अलग होता है, और बोन मैरो अलग होता है। ठीक है, कभी कभी क्या बोलते हैं कुछ लोग जो है मेरुरज्जु को ही बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो अलग है भाई, और स्पाइनल कोर्ड अलग है। स्पाइनल कोर्ड मतलब मेरुरज्जु, और बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। बोन मैरो क्या होता है? ये जैसे हड्डी है, हड्डी के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, पीला पदार्थ भरा हुआ है, उसी को बोलते हैं बोन मैरो, जहाँ से आरबीसी का निर्माण होता है या रक्त का निर्माण होता है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, स्पाइनल कोर्ड की यदि बात करते हैं, मेरुरज्जु की बात करते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मेरुरज्जु कहलाता है, मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है, इसी से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरुरज्जु से कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, याद रखना। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जैसे इमीडिएटली कुछ हो जाता है तो एकदम से अपन चमक जाते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई, अच्छा जैसे इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय मस्तिष्क। इसमें देखे नहीं क्या अपन है, मेरुरज्जु को क्या कहा जाता है? द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय ब्रेन, सेकंड ब्रेन है, या द्वितीय मस्तिष्क। मेरुरज्जु को क्या कहा जाता है? स्पाइनल कोर्ड को द्वितीय मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि इसका भी काम क्या होता है? सोचने समझने का होता है। जैसे मान के चलो आप जो है अपने रूम में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान जो है, फोकस जो है वो कहाँ पर है? पढ़ाई पे। ठीक है, पढ़ाई पे आपका ब्रेन पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है पढ़ाई के ऊपर। ठीक, तो ब्रेन क्या बोल देता है कि भाई एक काम करो, मैं पूरा मेरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा कहाँ पर है? पढ़ाई के ऊपर है। तो एक काम करो भाई, आप जो है आप देखना, किसको बोलता है वो? मेरुरज्जु को बोलता है, स्पाइनल कोर्ड को बोलता है कि भाई आप देखना कोई आए ना, यहाँ से कोई मतलब आए जाए ना। ठीक है, तो मेरुरज्जु जो है स्पाइनल कोर्ड बोलता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर द्वितीय मस्तिष्क मतलब द्वितीय काम, मतलब कहना चाहिए इससे उतना अच्छा काम नहीं होता है जितना काम जो है ब्रेन करता है। ब्रेन जो है 90% 90 से 95% काम जो है वो सोचने समझने का ब्रेन ही करता है। ठीक है, ये लगभग 5%, 10% नहीं 5% जो है ये काम करता है सोचने समझने का। ठीक है, तो जिसका काम वही करता है ना, ब्रेन का काम ब्रेन ही करेगा। अब ब्रेन की जगह पे आप तुमने बोल दिया कि भाई मेरुरज्जु को रख दिए, ठीक है, तो मेरुरज्जु कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इसके लिए कभी कभी ये होता है कि अपना पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई में लगा हुआ रहता है, और कोई व्यक्ति एकदम से आता है उसको टच करता है तो एकदम से अपन चमक जाते हैं। क्यों चमक जाते हैं? क्योंकि भाई वहाँ पर जिस व्यक्ति का जो काम है वही कर पाएगा ना। अब ब्रेन का काम है वो देखना, और ब्रेन बोल रहा है कि आप देखो,
तो वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। चलो, जिसका काम जो होता है वो वही कर पाता है ना। किसी का काम, जैसे मान के चलो मेरे को अभी मान के चलो यदि मान के चलो कि कोई 5वीं क्लास पढ़ाने वाला है या 6वीं क्लास पढ़ाने वाला है, उसको बोलो कि भाई कंपटीशन में आके पढ़ा दो या यहाँ पे आके पढ़ा दो, तो उसको कोई समझेगा ही नहीं, कुछ चीज़ें समझेगी। और मेरे को बोलो कि भाई 5वीं क्लास में जाके पढ़ाओ, ठीक है, तो मैं पढ़ा पाऊँगा क्या? नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि जिसका काम जो है वो वही कर पाएगा, ठीक। चलो, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाएं कुछ नहीं होती, जैसे पलके झपकना, एकदम से कुछ मतलब कहना चाहिए कुछ टच हो जाता है। टच हो जाता मतलब मान के चलो सुई चुभी तो एकदम से पीछे हट जाना, वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। या एकदम से चमक जाना, वो भी प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र मैंने क्या बताया भाई? परिधि तंत्रिका तंत्र वह तंत्र होता है क्या? परिधि तंत्रिका तंत्र वह तंत्र होता है जो पूरे संपूर्ण शरीर में फैला होता है। हाथ पैर जितने भी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसमें परिधि तंत्रिका तंत्र फैला होता है। इनका ज़्यादा रोल नहीं होता भाई। आपको जो मेन जो याद करना है वो कौन सा करना है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पूरा सिस्टम उधर ही है, 90% चांस उधर से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फिर भी इसको अपन देख ले रहे हैं, ठीक है। परिधि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। किसका? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, ठीक है। ब्रेन से 12 जोड़ी एवं मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी ये तंत्रिकाएं निकली होती है, याद रखना। 12 जोड़ी ब्रेन से और 31 जोड़ी किससे निकली होती है? मेरुरज्जु से निकली होती है। ये तंत्रिकाएं संपूर्ण शरीर में फैली होती है। ये तंत्रिकाएं जो होती है वो कहाँ फैली होती है? संपूर्ण शरीर में फैली होती है और सूचनाओं का आदान प्रदान करती रहती है। मान के चलो ये बोर्ड है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये बोर्ड गर्म हुआ है, तो मेरे को क्या लग रहा है कि गर्म, तो यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है? मेरा परिधि तंत्रिका तंत्र, ठीक है, क्योंकि इधर परिधि मतलब बाहरी हिस्सा, ठीक, तो वो कहाँ पर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक सूचना प्रदान कर रहा है, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आते हैं। तीसरा कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। यहाँ शरीर के आंतरिक अंगों, ठीक है, किसके? शरीर के आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की क्या करता है? आपूर्ति करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई तंत्रिकाओं की आपूर्ति कौन सा तंत्रिका तंत्र करता है, तो क्या बताओगे? कौन सा तंत्रिका तंत्र? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ? ये ब्रेन वाला, ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। परिधि तंत्रिका तंत्र कौन सा? ये हाथ पैर में जितनी भी तंत्रिका फैली हुई है वो परिधि तंत्रिका तंत्र। और यदि हम लोग बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये वाला हिस्सा, ये पसली वाला हिस्सा, ठीक है, पसली वाला हिस्सा और वक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है, वक्ष वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से में कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र पूरी बॉडी में, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो ये वाला हिस्सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चलो, फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र, ठीक है। तो इनको ज़्यादा याद मत करो कि अनुकंपी क्या है, परानुकंपी क्या है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र का मतलब ये होता है कि भाई चीज़ें अंदर की ओर, ठीक है, चीज़ें अंदर की ओर मतलब सूचनाएं जो है वो अंदर की ओर आना, और परानुकंपी का मतलब होता है सूचनाएं बाहर की ओर जाना, ठीक है। तो ये अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र ये किसके? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। क्लियर?